हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और हम लोग को इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्या होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फिक्स चार्ज का सिस्टम है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ बर्डन लगता है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पर ले आने में। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of a fixed charges is equal to amount of work done by some external agent informing the system by bringing the each constituent charge from infinity। मिला जुला के मैं आपसे सीधे सीधे ये कह दूं कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी लगभग बराबर है, क्योंकि जब भी हम कोई सिस्टम फॉर्म करते हैं और हम लोग सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस लेके आएंगे तो हर चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से उस सिस्टम में, तो हम लोग को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन ही क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of fixed charges is equal to amount of work done by some external agent informing the system by bringing the each constituent charge from infinity। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप समझ रहे होंगे कि जब भी हम लोग वर्क डन लगाते हैं किसी एक्सटर्नल एजेंट से, हम लोग चार्ज को ले आते हैं इन्फिनिटी से सिस्टम बनाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 2 चार्ज का सिस्टम बनाए, 3 चार्ज का सिस्टम बनाए, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये आपके पास हेडिंग होगा। ठीक है, हम लोग दो चार्ज का एक सिस्टम बनाएंगे और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक चार्ज है Q1 जो कि पॉइंट ए पे रखा है, और एक दूसरा चार्ज है जो कि पॉइंट बी पे रखा है Q2। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस Q1 से लेके Q2 के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पर R कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं? R। तो हमने एक सिस्टम कंसिडर किया 2 चार्ज का Q1 और Q2 का, जो कि ए में रखा है और डिस्टेंस उनके बीच का R है। तो पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों सिस्टम का क्या होगा कि इन्फिनिटी से इस Q1 को भी लाया गया होगा तो वर्डन W1 होगा, और इन्फिनिटी से इस चार्ज Q2 को ले आया गया होगा तो यहाँ पे वर्डन W2 होगा। तो अगर W1 और W2 दोनों वर्डन टू ब्रिंग Q1 और वर्डन टू ब्रिंग Q2 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो
अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अब जब Q1 को इन्फिनिटी से आप ए पर लाए होंगे तो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी फील्ड पहले से मौजूद नहीं होगा, तो Q1 को आप बिना किसी फोर्स के आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब प्लेस कर दिए, तो वहाँ पर W1 की वैल्यू जो वर्डन है वो तो 0 रही होगी। लेकिन जब सेकेंड वाला चार्ज Q2 लेके आएंगे तब हमारे पास पहले से एक ऑलरेडी फील्ड था Q1 का, जिसको अपोज करके W2 आया, तो वही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि कंसिडर a system formed by two charges Q1 and Q2 placed in air at a distance r apart। तो ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी गिवन बाय, क्या लिखेंगे, पहली बात तो पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल यू से, तो हम लिखेंगे W1 प्लस W2, यही हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब जब हम लोग Q1 लेके आए होंगे तो वहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगा, फ्री फील्ड होगा, तो आप आसानी से उसको प्लेस कर सकते थे। तो लिखेंगे कि व्हेन Q1 is brought from infinity to A, it moves in a field free space, so Q1 does not experience any force during its journey। बात समझ आ रही है? तो Q1 को कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा होगा, इस वजह से जो W1 है वो तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब वर्कडन को, अब हम लोग को Q2 को जब ले आएंगे इन्फिनिटी से B पर, तो हम लोगों को वर्कडन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे नाउ वर्क डन in bringing Q2 from infinity to point B, तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का होगा, तो B कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे हम लोग, W2, Q2 को लेके आ रहे हैं, VB माइनस इन्फिनिटी होगा, ये V होगा, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो Q2 VB, और V इन्फिनिटी पे तो वहाँ पे 0 रहा होगा, तो आप लिख सकते हो W2 इज इक्वल टू Q2 VB, और आप फिर इसको लिख सकते हो W2 इज इक्वल टू Q2, और VP की जगह पर आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R, क्योंकि वहाँ पर पहले से पोटेंशियल Q1 की वजह से था, तो उस वजह से आपके पास जो W2 की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये आपके पास W2 निकला। देयरफॉर अब U निकालेंगे तो आपके पास W1 प्लस W2 करोगे,
तो आप करोगे तो हो जाएगा 0 + W2, क्योंकि W1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो अब पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ गई कितने सिस्टम के लिए, टू पॉइंट चार्जेस ऑफ द सिस्टम के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R। तो ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम चार्ज जब होगा तब। अब हमारे पास एक और हम लोग सिस्टम लेके चलेंगे जिसमें 3 चार्जेस होंगे एक सिस्टम में, और वहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। और वहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास हमने एक डायग्राम पहले से बना रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डायग्राम बनाने में। तो आपके पास ये थ्री चार्ज सिस्टम है, और यहाँ पर आप अगर पिछले वाले डेरिवेशन को ध्यान रखें तो U इज इक्वल टू यहाँ पर W1 W2 और W3 के सम के बराबर होगा, क्योंकि Q1 के ऊपर Q1 लाने में वर्डन लगा होगा, Q2 लाने में वर्डन लगा होगा, Q3 लाने में, तीनों को जोड़ेंगे हमारे पास वर्डन निकल जाएगा। इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। बात समझ आ रही है? अब जहाँ तक बात W2 और W3 की है तो उसमें तो वर्डन लगेगा, लेकिन W1 वाले में जब चार्ज हम Q1 लेके आएंगे तो कोई भी वर्डन वहाँ पे नहीं खर्च होगा। तो आप पहले ही लिख लीजिए कि यहाँ पर W1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि आप पहले वाले डेरिवेशन में देखे हो कि W1 0 होगा। अगर आप W2 निकालोगे तो W2 निकालने के लिए आपके पास जो वर्डन लगेगा वो हो जाएगा प्लस Q2, और ये हो जाएगा VB माइनस V इन्फिनिटी। तो आपके पास हो जाएगा W2 इज इक्वल टू Q2 VB। तो आप यहाँ से लिख सकते हो W2 इज इक्वल टू Q2, और VB पहले से चूँकि Q1 आ चुका था तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास रहेगा वो हो जाएगा R12। बस में आ रही है? तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास R12 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लीजिए। ऐसे आप सिमिलरली करके W3 निकाल लीजिए। सिमिलरली जब आप W3 निकालोगे तो W3 में पहले से चार्ज Q1 के साथ साथ अब Q2 भी हो गया, तो अब दोनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर होगा। W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q3, ये हो जाएगा VC माइनस V इन्फिनिटी, और जब आप इसको कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा Q3 VC, और जो ये VC है वो Q1 और Q2 के सम के बराबर। तो आप लिखोगे W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 तो होगा ही, Q1 अपॉन ये R13 होगा क्योंकि डिस्टेंस तो R13 है, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23 भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R23 है। अब इस वजह से हम लोगों को वर्डन जो W3 की वैल्यू मिलेगी वो W3 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। इस हिसाब से आप लिख सकते हो कि U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तो ये तो 0 हो जाएगा, और W2 की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा, और W3 की वैल्यू आप यहाँ लिखिए वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। ये U की वैल्यू होगी। तो अगर आप इसको अरेंज करके लिखते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा किसका, जो हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालेंगे। बात सुन आ रही है?
अगर आप यही सिस्टम ऑफ चार्जेस n नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे तब क्या करोगे, तो हम लोगों को ये निकालना ज़रूरी है कि इफ़ देयर इज़ n नंबर ऑफ चार्जेस देन कितने पेयर हम लोगों को मिलेंगे पोटेंशियल। जैसे आपके पास 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर मिल रहा है तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आप लिख लीजिए कि इफ़ देयर आर n चार्जेस, यहाँ पर 3 ही चार्ज था, n चार्जेस in the system, then ये कंपटीशन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो then number of pairs will be, ये आपको याद रखना चाहिए, n-1 डिवाइड बाई 2, इतने नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको समेशन के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखें तो क्या आप क्या लिख सकते हैं, तो उस इक्वेशन को अगर आप समेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन n I इज इक्वल टू 1 and summation n j is equal to 1 but j is not equal to I, qi qj and r1 rij। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का समेशन के फॉर्म में इक्वेशन होगा। खैर आप इसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए कि जब आप 2 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए वैल्यू निकालते हैं और 3 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए वैल्यू निकालते हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपके पास एक डाइपोल है, ये -q और +q, देखो डाइपोल है, इस डाइपोल को हम लोग रोटेट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और हम लोग को वर्डन निकालना है, कितना वर्डन लग रहा है इसको रोटेट करने में। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो अगर किसी डाइपोल को आप रोटेट करते हो और मान लेते हैं कि पहली बार रोटेशन उसका बहुत ही कम लेते हैं, आप डी थीटा ले लेते हैं, तो उसका वर्डन कितना होगा, फिर आप नेट वर्डन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि आपने किया क्या। तो हम लोग को सबसे पहले कि जब डाइपोल को हम लोग डाइपोल की बात करते हैं उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं और वो कुछ ना कुछ एंगल में बना रहा है, चाहे थीटा चाहे जो भी है। तो अब कितना मैग्नीट्यूड होगा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब ये आपके पास डाइपोल था, ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ गया होगा जो थीटा बना रहा है, तो किसी समय पर वो यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा। तो हम लोग इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके इतना डिस्टेंस पहले निकालेंगे और फिर कंप्लीट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप लिखिए कि इफ़ डाइपोल is further rotated by infinite similarly angle d theta, then work done in this process will be, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो वर्डन निकलेगा वो वर्डन इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वर्डन हो जाएगा dw। तो आप यहाँ से लिख सकते हो dw इज इक्वल टू, आपको पता है टॉर्क
जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क की वैल्यू आती है पी ई साइन थीटा आती है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है डी थीटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है डी थीटा है। इसको आप अब चूंकि हमारा जो वर्डन है रोटेट कर रहे हैं वो हम लोग θ1 से θ2 कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा वर्डन हो रहा है वो θ1 से θ2 कंसिडर हो रहा है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि सो वर्क डन in rotating the dipole from theta is equal to θ1 to theta is equal to θ2। θ1 और θ2 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो कैन बी रिटन एज। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेट कर दीजिए डी डब्ल्यू को। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू इतनी है। इसको डी डब्ल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे और कहाँ से कहाँ तक θ1 से लेके θ2। तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर पी और ई तो कांस्टेंट है तो पी ई को बाहर निकाल दीजिए θ1 से θ2 और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो आप ये लिख दोगे W इज इक्वल टू माइनस पी, जो माइनस आ रहा है माइनस कॉस थीटा में माइनस जो आ रहा है उसको बाहर निकाल लिए तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा अंदर। तो कॉस थीटा और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट। फिर हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा पी ई अपर लिमिट हमारे पास क्या है कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब इस माइनस को अंदर अगर ट्रांसफॉर्म अंदर करते हैं तो आपके पास हो जाएगा पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बात सुना रही है। तो ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। पहली बात ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होगा जब हम लोग किसी डाइपोल को रोटेट करेंगे। अगर डाइपोल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 से होता है इक्विलिब्रियम से तो ऐसे कंडीशन θ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और θ2 की वैल्यू आप थीटा कंसिडर करेंगे। तो अब आपका ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम क्या कंसिडर करने वाले हैं कि इफ़ the dipole is rotated from, अब डाइपोल रोटेटेड फ्रॉम मतलब डाइपोल पहले ऐसे था इसको रोटेट करके अभी ऐसे है। इसका मतलब क्या थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। अब इसको रोटेट करके हम ऐसे ले जा रहे हैं θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा। तो हम लोग उसको θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेके θ2 इज इक्वल टू थीटा तक इसको रोटेट कराएंगे। तो रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, इसके इक्विलिब्रियम से हम लोग रोटेट कराएंगे। ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री टू एंगल 0 डिग्री से थीटा पर विद इन द फील्ड के अंदर विद इन द फील्ड। तो उससे क्या होगा ऐसे कंडीशन में θ1 की वैल्यू तो 0 डिग्री हो जाएगी और θ2 की वैल्यू थीटा हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू पी ई और जहाँ पर cos θ1 था वो cos 0 हो जाएगा माने जहाँ पे cos θ2 था वहाँ पे सिर्फ थीटा हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आप वर्डन इज इक्वल टू सकते हो पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास वर्डन हो जाएगा। बस में आ रही है। अब आपको हम कुछ केस बता रहे हैं। केस नंबर 1, पहला केस 1 कि जब डाइपोल को हम लोग 90 डिग्री मतलब डाइपोल को हम लोग 90 डिग्री से 90 डिग्री ले जाते हैं उसके इक्विलिब्रियम से तब क्या होता है। मतलब पहले वो ऐसे था अब उसको हम लोग 90 डिग्री पे ले गए तब हम लोग कंडीशन क्या होगा कि θ1 की वैल्यू 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू
90 डिग्री। तो इफ़ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, कहाँ से? फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री, कितना होगा? तो अब W इज इक्वल टू आप पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 करोगे तो कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री और माइनस कॉस थीटा 2 की जगह 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 बचेगा, तो ये सिर्फ ये W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई। ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर एक कंडीशन ये है कि हम उसको पहले डाइपोल में ऐसे था, पूरा रोटेट करके और हमने इसको ऐसे कर दिया, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 180। तो अब ये आपके पास केस नंबर 2 है कि इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री from its equilibrium position। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो अब यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में W ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 की जगह 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो -1 और ये माइनस मिलके +1 और ये 1 होगा ही, तो 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो आप W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? पी ई और आगे हो जाएगा 2, तो W इज इक्वल टू 2 पी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्डन इन पोटेंशियल, वर्डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना वर्डन लगेगा जब हम लोग किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे। अब बच्चों इसके बाद सिर्फ हम लोगों को कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर उसके बाद हम लोग ये चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ फॉलो द लेक्चर विदाउट स्किपिंग। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।